Hello students, in this video you are going to learn about Newton's first law of motion. Okay? आप इस वीडियो में न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सीखने जानने जा रहे हैं। तो आइए सीखें। देखिए यहाँ लिखा है बोर्ड पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैं बता दूं कि न्यूटन्स के मोशन से रिलेटेड 3 लॉज हैं। मैं आपको फर्स्ट लॉ के बारे में बता रहा हूं और अगर आप चाहते हैं कि इसके सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ को भी जाने तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ पर बने वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप जान लें। और मैं बता दूं कि यह क्लास 9 फिजिक्स यानी भौतिकी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप अच्छे से समझें और मेरे इस पूरे वीडियो को देखें, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। मैं आपको इस लॉ को डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए यहां लिखा है द स्टेट ऑफ द बॉडी will remain unchanged unless an external unbalanced force exerts। यानी न्यूटन अपने मोशन के फर्स्ट लॉ में बता रहे हैं कि किसी भी बॉडी का स्टेट अनचेंज्ड रहेगा जब तक कि उस बॉडी पर हम लोग एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते हैं। यानी आप उसे हिंदी में समझें ऐसे कि किसी वस्तु के अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो आइए इसे एग्जाम्पल से समझा जाए। ठीक है, जैसे मैं देखिए आपके सामने एक गिलास है, ठीक है, और उस पे मैं कूट रखता हूं और कूट के ऊपर मैं, देखिए ये कॉइन है आयरन का, मैं इस कॉइन को कूट के सरफेस पे रख देता हूं, यानी रख दिया ठीक सेंटर पे। ठीक है, तो मैंने एक गिलास लिया, उसके ऊपर कूट रखा और कूट के सरफेस पे सेंटर पे एक कॉइन रख दिया मैंने। और देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए जब मैं फोर्स लगाऊंगा कूट पे तो आप देखेंगे कूट आगे बढ़ जाएगा लेकिन कॉइन आगे नहीं बढ़ेगा, कॉइन गिलास में गिर जाएगा। देखिएगा, गौर से देखिए, देखा कूट आगे चला गया एंड कॉइन इस गिलास में है। आप देख सकते हैं, देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है, देखिए मैं इसको उलट देता हूं और देखिए मेरे हाथ में ये कॉइन इस गिलास में गिर गया था, उसी को मैंने निकाला अपने हाथ पे। तो सोचने वाली बात यह है कि कूट आगे चला गया लेकिन कॉइन आगे क्यों नहीं गया, यानी कॉइन नीचे क्यों आ गया, मतलब गिलास में क्यों गिर गया। तो मैं बताता हूं, उसकी वजह यह है कि न्यूटन ने अपने मोशन के फर्स्ट लॉ में कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी स्टेट होगा, यानी जो उसकी हालत होगी, तो उसके हालत में यानी उसके स्टेट में तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक कि बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा बाहर से हमने एक फोर्स लगाया, किस पर फोर्स लगाया, कूट पर, और कूट की हालत क्या थी, मतलब उसका स्टेट क्या था, उसका स्टेट ये था कि वो रेस्ट में था। रेस्ट का मतलब रुका हुआ, कूट भी रेस्ट में था एंड उस पर रखा हुआ कॉइन भी रेस्ट में था, दोनों चीज रेस्ट में था। तो फोर्स किस पर लगाया गया,
कूट पर लगाया गया, तो फोर्स के लगाते ही कूट मोशन में आ गया और मोशन में आकर वो आगे बढ़ गया। लेकिन क्वाइन मोशन में नहीं आया क्योंकि क्वाइन पर फोर्स नहीं लगा था। न्यूटन का कहना है कि जिस पर फोर्स लगाएंगे उसी के स्टेट में बदलाव आएगा। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, अगर वो मोशन में है तो फिर या तो उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा और या फिर वो रुक जाएगा। यानी किसी भी तरह का बदलाव अगर आना है तो उस पर आएगा जिस पर आप फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स किस पर लगाया गया था? कूट पे। कूट मोशन में आ गया, आगे बढ़ गया। लेकिन क्वाइन पर फोर्स लगाया नहीं गया था तो क्वाइन आगे नहीं बढ़ा, क्वाइन वहीं पर रह गया। लेकिन वो नीचे क्यों आ गया? तो आप तो जानते हैं कि हर चीज को जमीन अपनी तरफ खींचती है, तो क्वाइन नीचे आ गया। अगर जमीन उस क्वाइन को नहीं खींचती अपनी तरफ तो क्वाइन वहीं पर टंगा रह जाता है, ठीक है, क्योंकि उस पर किसी तरह का फोर्स नहीं लगाया गया। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे। और हाँ, मैं बता दूं अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, जिसको असंतुलित बल कहते हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्स यानी असंतुलित बल वह बल है जिससे हम लोग कार्य लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बड़ा सा स्टोन है और मान लीजिए कि उसे उठा रहे हैं और वो उठ नहीं रहा है, फोर्स तो लगा रहे हैं बट वो उठ नहीं रहा है, तो यानी तो फिर ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि कार्य नहीं हो रहा है यानी वर्क नहीं हो रहा है। उसी तरह से मान लीजिए एक और अच्छा सा एग्जांपल दूं। मान लीजिए कि दो आदमी हैं और एक बड़ा सा रस्सा है और वो दो आदमी उस रस्से को अपनी अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, और खिंचा नहीं पा रहा है। मान लीजिए दोनों बराबर बराबर यानी इक्वल फोर्स से अपनी तरफ खींच रहे हैं और खिंचा नहीं पा रहा है, कोई भी खींच नहीं पा रहा है रस्से को। क्यों? इससे पता चलता है कि वो फोर्स बैलेंस्ड है, यानी कि बैलेंस्ड है दोनों तरफ से, ठीक है, वर्क नहीं हो रहा मींस की बैलेंस्ड है। और अगर जैसे ही कोई एक ज्यादा ताकत से खींच लेता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर वर्क हो गया, तब उस फोर्स को क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स से वर्क होता है, ध्यान रखिएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स से वर्क होता है। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट में बदलाव करना है तो कौन सा फोर्स लगाना होगा? बैलेंस्ड फोर्स नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि वर्क किससे होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स से, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, और भी आपको एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। तो न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में यानी उसकी हालत में बदलाव लाने के लिए बाहर से यानी कि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना होगा। यानी कि अगर कोई चीज मोशन में है और उसको रोकना है या उसके स्पीड को बढ़ाना है या घटाना है तो फोर्स लगाना होगा। अगर कोई चीज रुकी हुई है उसे मोशन में लाना है तो फोर्स लगाना होगा। अगर किसी चीज का डायरेक्शन चेंज करना है, वो लेफ्ट में है राइट में ले जाना है या राइट में है लेफ्ट में ले जाना है तो फोर्स लगाना होगा। अगर किसी चीज के शेप को अगर बदलना है तो फोर्स लगाना होगा। किसी चीज को अगर तोड़ना है, बड़ा से छोटा करना है तो फोर्स लगाना होगा। यानी उसके किसी भी स्टेट में बदलाव लाना है तो फोर्स लगाना होगा। और मैं बता दूं कि फोर्स का डिफिनेशन सबसे पहले न्यूटन ने दिया था और इस लॉ के बारे में जिसे आप पढ़ रहे हैं न्यूटन ने ही दिया है। लेकिन इस लॉ की शुरुआत किसने किया था, यानी स्टार्ट किसने किया था, मैं ये भी बता दूं। इस लॉ की शुरुआत कर दिया था गैलीलियो ने। आपको पता होगा गैलीलियो वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप। उन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया। गैलीलियो के बारे में हर लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने ही इस लॉ की शुरुआत कर दी थी, लेकिन उसमें कुछ कमी रह गया था, उसको मॉडिफाई किया न्यूटन ने, ठीक है ना। तो इस तरह से न्यूटन के फर्स्ट लॉ को आपने समझ लिया इस एग्जाम्पल से। और भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जैसे देखिए, मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई कैरम बोर्ड है, ठीक है, कैरम बोर्ड, और उस पर कुछ क्वाइन है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। इस तरह से मान लीजिए 1 2 3 एंड 4 क्वाइन है और यहां पर स्ट्राइकर है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि स्ट्राइकर पे आप फोर्स लगाते हैं, फोर्स। तो ये स्ट्राइकर आगे बढ़ता है,
ठीक है, आगे बढ़ेगा और बढ़ने के बाद इसको आगे की तरफ पुश कर देगा। किसको? कॉइन नंबर 1 को। समझ रहे हैं आप? तो कॉइन नंबर 1 आगे बढ़ जाएगा और कॉइन नंबर यहां पर आ जाएगा कौन? कॉइन नंबर 1 आ जाएगा 1, और 2 1 की जगह पर आ जाएगा, 3 2 की जगह पे आ जाएगा एंड 4 3 की जगह पे आ जाएगा। तो आप देखते हैं कि जब स्ट्राइकर से हम स्ट्राइकर से जब फोर्स लगाते हैं कॉइन 1 पे तो सिर्फ 1 ही आगे क्यों जाता है, यानी कि कॉइन 2 या 3 या 4 आगे क्यों नहीं गया? तो फिर वही बात, फोर्स किस पर लगाया गया बोलिए? स्ट्राइकर से फोर्स किस पर लगाया गया? कॉइन नंबर 1 पे। तो कौन आगे जाएगा? 1। यानी कि रेस्ट में सब है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है एंड 4 भी है, लेकिन फोर्स लगा किस पे? 1 पे। तो 1 मोशन में आ गया और आगे बढ़ गया। लेकिन क्या फोर्स कॉइन नंबर 2 या कॉइन नंबर 3 या कॉइन नंबर 4 पर भी लगा था? नो। इसलिए वो वहीं पर रह गया और थोड़ा नीचे इसलिए आ गया क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पे लगा और वो नीचे आ गया। तो ये हुआ दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल से मैं इसे समझाऊं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझना जरूरी है। मान लीजिए कि आप एक टॉवेल ले लेते हैं, एक टॉवेल ले लीजिए, टॉवेल यानी तौलिया, और मान लीजिए उसमें डस्ट है। तो टॉवेल को यूं इस तरह से आप पकड़ते हैं और मान लीजिए आपके हाथ में स्टिक है और टॉवेल को यूं इस तरह से मारते हैं। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि टॉवेल से डस्ट अलग हो जाता है, यानी गर्द अलग हो जाता है। तो क्यों अलग हुआ? है ना, यानी कि डस्ट टॉवेल में था और जब आप किसी स्टिक से टॉवेल पे मारा तो टॉवेल के साथ डस्ट क्यों नहीं चिपका रहा, मतलब स्टिक रहा, वो अलग क्यों हो गया? तो फिर वही बात, स्टार्ट में टॉवेल भी एंड डस्ट भी दोनों क्या था? रेस्ट में, यानी रुका हुआ था। और जैसे ही आपने फोर्स लगाया टॉवेल पे, टॉवेल मोशन में आ गया, लेकिन डस्ट पे तो आपने फोर्स नहीं लगाया तो डस्ट वहीं रह गया। ठीक है, तो टॉवेल अलग, डस्ट अलग। फिर आपको पता है फिर जमीन क्या करती है, वो डस्ट को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, तो इस तरह से डस्ट टॉवेल से अलग हो जाता है। तो आपने देखा, कई तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लास्ट, आप देखते होंगे कि जब ट्री पे फ्रूट लगा होता है और ट्री के ब्रांच को हिलाते हैं आप, तो देखते हैं फ्रूट जमीन पर गिर जाता है। तो क्यों? जब आपने ट्री के ब्रांच को पकड़ के हिलाया तो फ्रूट नीचे क्यों आ जाता है? इसलिए आता है कि स्टार्ट में फ्रूट एंड ब्रांच दोनों रेस्ट में था, तो आपने फोर्स किस पर लगाया? ब्रांच पे, तो ब्रांच मोशन में आ गया, लेकिन आपने फ्रूट पे तो नहीं लगाया फोर्स, तो इसलिए फ्रूट वहीं पर रह गया। और इस तरह से फ्रूट वैसे ही अलग हो जाता है ब्रांच से, जैसे मैंने आपको बताया डस्ट टॉवेल से अलग हो गया था। तो फिर क्या होता है? फिर ये जो आपका फ्रूट है वो फ्रूट वहीं पर रह जाता क्योंकि उस पर तो फोर्स लगा नहीं, लेकिन वो नीचे क्यों गिर जाता है? तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने 4 एग्जाम्पल दिया, यानी 4 एग्जाम्पल से मैंने आपको न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझाया। और मैं बता दूं, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में मैंने बता दिया। अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में और जानना चाहते हैं अगर आप, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको फोर्स के हर टाइप पर बने वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे आप समझ लें। और मैं बता दूं कि अनबैलेंस्ड फोर्स का एक और नाम है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन यानी अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में सबसे पहले बताया, यानी डिफिनेशन दिया गैलीलियो ने। याद रखिएगा इसे। तो आई होप कि आपको न्यूटन्स मोशन फर्स्ट लॉ, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, तो फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। ओके।